हे गाइस, हर बार की तरह इस बार भी मैं वापस आ गया हूँ और इस बार मैं इतिहास के कुछ ऐसे मज़ेदार और अनोखे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स जंप इनटू इट। फैक्ट नंबर 1। चंगेज़ खान अपने टाइम का बहुत बड़ा इन्वेडर और फाइटर था और उसने अपने मंगोल साम्राज्य को आगे एक्सपांड करने के लिए कई सारी कंट्रीज़ को इन्वेड किया और वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब करके आखिर चंगेज़ खान की नेटवर्थ उस टाइम कितनी रही होगी? तो ये जान के आप हैरान हो जाओगे, उसकी नेटवर्थ थी करीब 100 ट्रिलियन US डॉलर उस टाइम के हिसाब से। हालांकि चंगेज़ खान ने कभी भी इंडिया पर अटैक नहीं किया था और बहुत सारे हिस्टोरियंस इसके पीछे अपने अलग अलग रीजंस और राय रखते हैं। कई हिस्टोरियंस का मानना यह है कि उस टाइम चाइना में बगावत छिड़ गई थी तो चंगेज़ खान को वहां जाना पड़ा था, या फिर कई हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि चंगेज़ खान किसी कंट्री पे तभी अटैक करता था जब वो उसकी सुप्रीमेसी को चैलेंज करती थी और उस टाइम इंडिया पे इल्तुतमिश का राज था और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फैक्ट नंबर 2। ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू एपिक महाभारत के राइटर महर्षि वेदव्यास जी थे जिन्होंने महाभारत को लिखा था, या फिर एक्चुअली ये कहें कि लिखवाया था। महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश को समन किया था, जिसके बाद पूरी महाभारत भगवान गणेश ने लिखी थी और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को डिक्टेट किया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पूरी महाभारत को लिखने में कितना टाइम लगा होगा कि खुद भगवान श्री गणेश को चलकर आना पड़ा? और जो एस्टिमेटेड फिगर्स हमारे सामने आते हैं उसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे फ्रेंड्स। जी हाँ, टोटल 3 साल लगे थे हमारे एपिक हिंदू महाभारत को लिखने में और इसी दौरान हमारे भगवान श्री गणेश का एक दांत टूट गया था, इसलिए आज हम सब उन्हें एक दंता भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 3। अकबर को अलग अलग धर्मों के बारे में जानना और सुनना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए उसने इबादत खाना की स्थापना की थी। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग आते थे और अपने धर्म के आइडियाज़ को दूसरे धर्मों के लोगों के साथ शेयर करते थे और यहाँ पे सभी धर्मों की बातें होती थी। लेकिन बाद में इसे बंद कर देना पड़ा क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर एक जगह पे अलग अलग धर्म के लोग आएंगे तो सभी लोग अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करेंगे और हर कोई यही बोलेगा कि मेरा धर्म महान, मेरा धर्म महान, इसलिए ये बंद हो गया। फैक्ट नंबर 4। 1947 में बंगाल में बहुत बड़ा फेमाइन पड़ा था जिसका रीज़न ये था कि सारा अनाज ख़त्म हो चुका था और लोग भूखमरी से मर रहे थे और उस टाइम भूखमरी के कारण बंगाल में करीब 30 लाख के आसपास जितने लोग मारे गए थे और इन सब का रीज़न एक ही था और वो था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की जीत हो इसके लिए इंडिया से सारा अनाज ब्रिटिशर्स के आर्मी कैंप में डाइवर्ट कर दिया था और बंगाल में जरा सा भी अनाज नहीं बचा था। लोग एक एक कटोरी अनाज के लिए तड़प रहे थे और जब विंस्टन चर्चिल से इस बारे में मीडिया ने पूछा तब पता है विंस्टन चर्चिल ने क्या जवाब दिया? विंस्टन चर्चिल ने ये कहा कि इंडियंस तो खरगोश की तरह हैं, अगर वो खरगोश की तरह इतने सारे बच्चे पैदा करेंगे तो वो मरेंगे ही ना, भले मरने दो। और ये सब देखकर मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि पूरा वर्ल्ड हिटलर ने ज्यूस लोगों पे जो अत्याचार किया था उसे हाईलाइट करता है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पे जो अत्याचार किया था उसे क्यों नहीं करता? फैक्ट नंबर 5। इतिहास ताजमहल को शाहजहां और मुमताज़ के प्यार के निशाने के रूप में देखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रियलिटी में शाहजहां कितना गिरा हुआ और थरकी इंसान था? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शाहजहां ने मुमताज़ की डेथ के बाद उसकी छोटी बहन से शादी कर ली थी और उसने अपनी ही बेटी जनारा का कई बार रेप किया था। इसका रीज़न ये है क्योंकि मुमताज़ की छवि उसको दिखती थी अपनी बेटी जनारा में और उसने अपनी बेटी की शादी भी नहीं होने दी, ये कहकर के अकबर ने ऐसा नियम बनाया था कि आगे जाकर किसी भी मुग़ल गर्ल की शादी किसी और फैमिली में नहीं होगी और ये मुगल्स के कई डार्क सीक्रेट्स में से एक है। फैक्ट नंबर 6। गांधी जी हमारे फादर ऑफ नेशन हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें ये टाइटल सबसे पहले किसने दिया या फिर सबसे पहले किसने उन्हें इस नाम से संबोधन दिया? तो मैं बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने सिंगापुर में 1944 में रेडियो के थ्रू गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के रूप में संबोधित किया था और साथ ही साथ अपने आज़ाद हिंद फौज के लिए उनसे आशीर्वाद भी मांगा था। फैक्ट नंबर 7।
रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के रिवोल्ट में अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। हालांकि बहुत से लोगों को ये लगा कि उनके डेथ के बाद उनके एडॉप्टेड बेटे विनायक दामोदर की भी डेथ हो गई है, लेकिन उसे रियलिटी में ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था और ब्रिटिशर्स उसे हर महीने 200 रुपये की पेंशन दिया करते थे। और विनायक दामोदर अपने प्रोफेशन से एक फोटोग्राफर थे और बाद में उनकी फैमिली को उनके बेटे लक्ष्मण दामोदर ने कंटिन्यू किया। हालांकि आज के समय उनके फैमिली की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। फैक्ट नंबर 8, ये तो हम सभी जानते हैं कि बिंदुसार की डेथ के बाद सम्राट अशोक ने मौर्यन डायनेस्टी को कंटिन्यू किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिंदुसार अपने बेटे अशोक को कभी भी पसंद नहीं करते थे। इनफैक्ट उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अशोक को अपने बेटे की तरह ट्रीट किया ही नहीं, बल्कि वो तो ये चाहते थे कि उनका सबसे बड़ा बेटा सुसीमा बने नेक्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो डिज़र्विंग होता है उसे उसकी अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है, और फिर बाद में सम्राट अशोक ने ही मौर्यन डायनेस्टी की लेगेसी को कंटिन्यू किया और उसे एक्सपांड किया। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत कम वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वीडियोज़ में इतने व्यूज़ नहीं आते। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूँ और वीडियोज़ बनाऊँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।